टू PW ओनली IAS और स्वागत है आपका आज के प्ले बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज के हेडलाइन अगर हम देखें, फ्रंट पेज को अगर हम देखें तो वहाँ हमें मुख्य रूप से पॉलिटिकल न्यूज़ देखने को मिलती है, सिवाय दो चीज़ों के। एक CAA जिसके अंतर्गत कुछ लोगों को नागरिकता दी गई, और दूसरा UAPA। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या UAPA भारतीय नागरिकों पर लागू होता है या विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है? UAPA कब पहली बार फॉर्मेशन में आया? क्या तरीका है UAPA को अप्लाई करने का? कौन सी एजेंसी इसको पुश करती है? तो पहले ये जान लेते हैं। UAPA असल में 1967 में बना था, और अभी जो UAPA का स्वरूप है UAPA का, वो 2019 में बदलाव करके लाया गया था। UAPA मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। 1967 का एक्ट है, 2019 में इसको चेंज किया गया। जो इसकी प्रमुख एजेंसी है वो NIA है। जो भी सीजर वगैरह करना होता है सब NIA के थ्रू ही होता है। जो इसकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो इसे पुश करती है। UAPA के अंतर्गत क्या लाइफ सेंटेंस दिया जाता है या कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, तो वो दोनों ही यहाँ पे दी जा सकती है। UAPA इंडियन और फॉरेन नेशनल दोनों पर लगाया जा सकता है। इसके अंदर टेररिज्म हो, फाइनेंशियल फ्रॉड हो, इस तरह के मामलों को भी रखा जा सकता है। और यहाँ तक कि जो ऐसे प्रोविजंस हैं उसमें डेथ पेनल्टी और सस्पेक्ट को डिटेन किया जा सकता है 180 दिन तक, ठीक है, बिना ट्रायल के। ये खास बात है इसकी, और इसलिए इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा बात आई CAA की। CAA के अंतर्गत कौन कौन से देश के नागरिकों को दिया जा सकता है और किन रिलीजन के लोगों को, फॉलोअर्स को दिया जा सकता है? तो 6 ऐसे सब फॉर्म्स हैं जिनको, अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से हैं और आप जैन हैं, बुद्ध हैं, हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, तो आपको ये नागरिकता दी जा सकती है CAA के अंतर्गत, जिसके अंदर कुछ लोगों को नागरिकता दी भी गई है। तो ये मुख्य आर्टिकल्स थे। आई होप आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। तो आपसे पूछूं, क्या फॉरेन नेशनल्स पे अप्लाई होता है? तो हाँ। क्या ओवरसीज़ कोई क्राइम हो उसके ऊपर CAA लग सकता है? तो हाँ, लग सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी मोस्टली जो न्यूज़ है पॉलिटिकल है, हमारे लिए उतनी रेलिवेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। सबसे पहले बात आती है सेमल ट्री की। सेमल ट्री असल में जुड़ा हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास के साथ। एक ट्राइबल ग्रुप है जिसका ऐसा मानना है कि उनकी उत्पत्ति भी सेमल ट्री से हुई है। उस ट्राइब का नाम भी गरासिया है। गरासिया ट्राइब का मानना है कि उनकी उत्पत्ति एक तरह से यहाँ से हुई है। और सेमल ट्री का बहुत ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है राजस्थान में। तो जब वहाँ होली मनाई जाती है तो यहाँ पर इसको जलाया जाता है, इस पेड़ को। हर एक साल बोनफायर सेलिब्रेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस ट्री को कहते हैं सिल्क कॉटन ट्री। सिल्क कॉटन ट्री। तो जब होली में लगातार जलाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है ट्री का, तो इसलिए कहा ही जा रहा है संस्थाओं द्वारा कि अब आप एक आयरन रॉड को जलाओ लेकिन इसको मत जलाओ। और सेमल ट्री इसलिए न्यूज़ में भी बना रहता है। असल में कैसा है, तो डेसिडुअस ट्री है जिसकी पत्तियाँ वो एक बार शेड करते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है बॉम्बेक्सिबिया। और एक रेड सिल्क ट्री या कॉटन, रेड कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है। मालाबार सिल्क कॉटन के नाम से, कपॉक के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्ट्रेट टॉल ट्रंक होता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में। इसका इस्तेमाल किया जाता है, सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, उसमें यूज़ आ जाता है। फिर आपके जो इसके अंदर फूल वगैरह होते हैं उसमें आपके जो हनी का इस्तेमाल के लिए आती हैं, और फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत रेलेवेंट है, इसकी इकोलॉजी में एक बड़ा रोल है। और इसका फाइबर इसके अंदर होता है वाइट फाइबर, कॉटन की तरह दिखता जो है वो। तो उसके अंदर कई ऐसे गोल से कैप्सूल बन जाते हैं, इसके अंदर वाइट वाइट कॉटन भरा होता है, तो उससे कुछ लोग इस्तेमाल भी करते हैं चीज़ों का। तो ये ट्री जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में आपको पूरे इलाके में देखने को मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है हर तरीके से इकोलॉजी में ये, तो इसलिए इसका रोल लगातार बढ़ा हुआ है। और जो होली में इसको जलाया जाता है इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो इसलिए बात ये की जाती है किसी भी तरह की, भाई क्या तरीका हो सकता है इसको सेफगार्ड करने के लिए। तो इस चीज़ को लेकर हमेशा ये रिसेंटली न्यूज़ में था। अब सेमल ट्री को लेके बोला मैंने, मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, टिम्बर का तो इस्तेमाल होता ही होता है, लॉन्ग लास्टिंग है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, बहुत लंबी जड़ें होती है, तो सॉइल स्टेबलाइजेशन में भी इस पेड़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइबर का काम आता है इसके, इससे लोग तकिए और अपने कर्टन बनाते हैं। और फिर इससे इसका एक कल्चर सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर होली सेलिब्रेशन में इस्तेमाल होता है। ट्राइबल ग्रुप्स के लिए 3 मुख्य रूप से, गरेसिया ऐसे मानते हैं कि वो इसी से उत्पत्ति, इन्हीं इसी पेड़ों से आए हैं वो। और इसके अलावा कथोड़ी और भील, कथोड़ी ट्राइब के जो लोग हैं वो इससे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, और जो भील ट्राइब के लोग हैं इससे बर्तन बनाते हैं। और इसको बचाने के लिए बार बार आवाज़ बुलंद की जा रही है। तो इसीलिए
सोसाइटी फॉर माइक्रोवीटा रिसर्च एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन ने 2008 में मिशन भी लॉन्च किया था कि हमें इसको बचाना है, और कहा था कि आप होली में आयरन पूल का इस्तेमाल करें बदले में सेमल के। तो सेमल कहाँ को लेकर न्यूज़ में? राजस्थान को लेकर, उदयपुर में स्पेसिफिकली इसलिए। और कहाँ होता है इसका? होलिका दहन में इसको पेड़ को जलाया जाता है। इसकी रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। रॉक बीज से लेके लार्वा और सीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसलिए ये सेमल ट्री बहुत रेलेवेंट है और इसको बचाना बहुत आवश्यक है। तो आई होप आपको पता लग गया सेमल क्या है, क्या इसकी कहानी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बिल्ली के बारे में, लेपर्ड कैट। लेपर्ड कैट देखेगी महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार। अभी एक ऐसी कैट है जो अक्सर जहाँ बारिश होती है वहाँ देखी जाती है, या पहाड़ी इलाकों पर। तो ये आपको सेंट्रल इंडिया या ऐसे इलाकों में नहीं देखी जाती जहाँ आमतौर पे बाकी बिल्लियों को आप देखते हो। तो बिल्कुल ये बिल्ली आप देखो तो अगर आप देखोगे कोई छोटा सा लेपर्ड है उस तरह का, तो इसका नाम है प्रोनिलेफरस बंगलेनेसिस, या फिर फेलिड्राए फैमिली की ये एक लेपर्ड है। लेपर्ड लाइक कलरेशन इसका होता है। और कहाँ पे देखा गया? तो पेंच में। जब पेंच टाइगर रिजर्व की बात आती है तो पेंच की खास बात ये कि पेंच वो जगह है जिसको बारे में हम सब जानते हैं, बचपन में भी मोगली का नाम आपने सुना होगा। तो यहीं से रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक जो लिखी गई थी वो यहीं लिखी गई थी, पेंच टाइगर रिजर्व में। अब पेंच को लेकर ये भी बात है कि पेंच में एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है। क्या नाम है? जो इसको दो हिस्सों में बांटती है। मुझे बता सकते हैं कौन सी रिवर बहती है यहाँ से ऐसी? तो वो रिवर है पेंच टाइगर रिजर्व, यानी पेंच रिवर। पेंच रिवर यहाँ से बहती है। केवल पेंच ही नहीं, इसके अलावा पेंच और कन्हन, दो रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ से बहती हैं। ये जो आपका जो इलाका है पेंच का, या नेशनल पार्क का भी दर्जा इसे मिला ही हुआ है। तो पेंच नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में बटा हुआ है। और जो रिवर्स को बीच से बांटती है उसका नाम पेंच है, और एक और है कन्हन। इसके अलावा ये छिंदवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश उसका एक इलाका भी कवर करती है। तो यहाँ पर ये जो बिल्ली हमें देखने को मिली ये रेलेवेंट है, बेटर एरिया में रहती है। तो इसलिए इसको हम देखते हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, जो आपका साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ ये देखने को ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पाना इसके लिए थोड़ी सरप्राइज़ की बात। इंडिया में भी आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट में मिलेगी, ना कि सेंट्रल इंडिया में। तो वहाँ पर इसका मिलना थोड़ी बड़ी बात है। IUCN में बिल्कुल लीस्ट कंसर्न है, ऐसी कोई इसको खतरे की संभावना अभी नहीं है। आगे बात करते हैं पेंच टाइगर रिजर्व की। मैंने बोला पेंच रिवर यहाँ बहती है, दूसरी मैंने बोला कन्हन रिवर यहाँ से बहती है, और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में है। ये आपके इसके आसपास ही कान्हा टाइगर रिजर्व है। 2007 में इसको टाइगर रिजर्व का डेजिग्नेशन मिला था। यहाँ पर तोतला दो रिजर्वेयर बनाया गया था पेंच रिवर के ऊपर, जो यहाँ की कंजर्वेशन में बड़ा रोल निभाता है। अगर मैं बात करूँ किस प्रकार की जीव यहाँ मिलते हैं, तो गौर, बार्किंग डियर, चौरासिंघा, चिंकारा, वाइल्ड बोर जैसे जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये भी एक डेसिडुअस फॉरेस्ट है। अब मेरा आपसे सवाल है, जब हम डेसिडुअस की बात करें तो कैसा फॉरेस्ट है जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं, कहाँ इंडिया में डेसिडुअस देखने को मिलते हैं? तो अगर आप ना इंडिया का एक बिल्कुल मैं बहुत अच्छा मैप तो नहीं बना पाऊंगा अभी, पर मैं अगर एक रूपरेखा ऐसा ड्रॉ करूँ ना इंडिया का एक बेसिक मैप का, तो मैं आपसे अगर पूछूं इन इलाकों में कहाँ कहाँ आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? विच आर द एरियाज वेयर यू विल फाइंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, और कहाँ कहाँ आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ये आपको मुझे बताना है। ये इंडिया का मैप है, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ कहाँ पर इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, तो इंडिया के इस रीजन में अगर आप देखो ना, जो अगर हम कंपेयर करें तो ये रीजन जहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, ये जो आपका कुछ इलाका ईस्टर्न घाट्स का, यहाँ ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका जो है ये पूरा का पूरा, ये इलाकों में आपको देखने को मिलेगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। बाकी आपका डेसिडुअस देखना है तो यहाँ का पूरा रीजन ये डेसिडुअस है, ठीक है। तो डेसिडुअस और एवरग्रीन में कहाँ कहाँ पे क्या देखने को मिलता है इसकी तैयारी करके जाओ, ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब जब बात कर रहे हैं हम पेंच टाइगर रिजर्व की, तो यहाँ किस प्रकार के फ्लोरा मिलती है, डेसिडुअस में कैसे पेड़ होते हैं, हमने देखा सेमल कैसा ट्री है, डेसिडुअस है। महुआ, पलाश, टीक, ये सब डेसिडुअस हैं जो आपको इसी इलाके में देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स की, जो धरती में देखने को मिले हाल ही में। आसमान आपको लाल नीला देखने को मिला पूरे यूरोप में। ऑरोरा जो देखने लोग आइसलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका जैसे इलाकों में जाते हैं, वो आपको देखने को मिल गया पूरे के पूरे यूरोप में, यहाँ तक कि लद्दाख में भी। तो क्या थी ये कहानी? कहा यह जाता है कि एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म आया था सूरज से धरती की तरफ, जिसकी वजह से पार्टिकल्स चार्ज हो गए थे और आपको ये देखने को मिला था। क्या कहानी थी? देखिए, अर्थ पहली बार हिट हुई थी
G5 लेवल के स्टॉर्म से। तो सोलर स्टॉर्म को हम नापते हैं G लेवल पर, तो G5 लेवल का था, सबसे बड़े लेवल का था। और ये जो लेवल बताया वो किसने बताया? तो CESSI करके एक इंस्टीट्यूशन है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज इन इंडिया। जैसे इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर बताता है, वैसे स्पेस का वेदर बताने के लिए संस्था है। इसने बताया G5 लेवल का ये जियोस्टॉर्म था। तो हुआ क्या, देखिए ये अर्थ है, ये सन है, अर्थ के आसपास अब देखोगे यहाँ मैग्नेटिक फोर्स रहता है, और जब भी सूरज से कोई किरणें आकर, जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से कुछ आता है, मैग्नेटिक फ्लेयर वहाँ से आता है और इस हमारे मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है, तो कई सारे पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रभाव पड़ता है यहाँ की पार्टिकल्स के ऊपर, मैग्नेटिक पार्टिकल्स के ऊपर। तो इस बार क्या हुआ, तो देखिए कुछ बेसिक चीज़ें पहले समझिए। जो सन है ना, ये इसमें कुछ जगह होती है सन स्पॉट। सन स्पॉट वो जगह होती है जहाँ बहुत ज़्यादा जो उनका मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ गर्मी थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ कुछ सन स्पॉट्स बड़े होने लग गए थे, कुछ सन स्पॉट्स बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, कुछ तो धरती से भी बड़े हो गए थे, और उनमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी थी। तो हुआ ये कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाले इलाके थे ये बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो गए, और इनकी पावर के साथ, ये फ्लेयर के साथ, सन से अक्सर फ्लेयर निकलते रहते हैं, तो वो बाहर निकले, प्लाज्मा निकला जो बहुत ज़्यादा चार्ज था। और ये चार्ज पार्टिकल जो बाहर निकला यहाँ से, तो उसे हम कहते हैं CME, कोरोनल मास इजेक्शंस, क्योंकि सूर्य के इस तरह के इलाके को हम कोरोना कहते हैं। तो यहाँ से ये जो मैंने बोला ना आपको, चार्ज इलाके हैं सन, जो इनके सन स्पॉट जहाँ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज है, वो जब बाहर निकला तो वो धरती की तरफ आया, और जब इतनी शक्ति के साथ धरती की तरफ आया तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी पड़ा, हमारे आसपास के पर्यावरण के ऊपर भी पड़ा, जिसकी वजह से जो आपको ऑरोरा देखने को मिला वो देखने को मिला। तो 10 मई को लगभग 3 CME ने अर्थी को स्ट्रक किया था। एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक स्टॉर्म था ये, G5 लेवल का। किसने बताया? CESSI ने, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज इंडिया, जो आपको स्पेस का वेदर अपडेट देता है। तो अभी तक का सबसे खतरनाक जी स्टॉर्म था ये। बस होता क्या है इसमें, आपका जो इलाका है उसकी जो आसपास सैटेलाइट्स हैं धरती के आसपास, वो ख़राब हो सकती है, आपके जो पावर ग्रिड्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है वो ख़राब हो सकती है, और इसीलिए जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और कहानी ये भी है कि अभी ना जो सूरज है वो अपने फ्लिप के आसपास है। होता ही है ना, जैसे आपको भी पता होगा, धरती का भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्लिप करता है, इधर का नॉर्थ एक टाइम में इधर का साउथ बन जाता है। ठीक वैसे ही सन के आसपास होता है कि वहाँ पर अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदलने वाला है, इधर का मैग्नेटिक फील्ड इधर और इधर का इधर पहुँचने वाला है। जब ये पीक पर होता है तब वहाँ पर, जैसे मैं बोला ना, सूरज की सतह पर बहुत सारे सन स्पॉट होते हैं जहाँ बहुत मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो वो अपने पीक पर होते हैं। तो इसी की वजह से ये जो बहुत बड़ा क्लस्टर अभी बाहर की तरफ निकला, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये हुआ। और ये अक्सर 12-11 साल के सोलर साइकिल में एक बार होता है। तो वो फ्लिप, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड जो था नॉर्थ साउथ, इधर अभी नॉर्थ है इधर साउथ है, जब ये फ्लिप हो जाएगा तो यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पर साउथ हो जाएगा। तो कुछ 11 साल में ऐसा होता है, तो ये वहाँ हुआ था। इसी की वजह से ज़्यादा ही ताकतवर आपको एक सोलर स्टॉर्म देखने को मिला, जो कि प्रभावित किन चीज़ों को करता है। अब होता ही है, जब सोलर स्टॉर्म आता है तो साथ साथ रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रेडिएशन बढ़ने का मतलब इंसानों की हेल्थ को खतरा, हमारी टेक्नोलॉजी को खतरा। तो इसीलिए ये जो अर्थ के आसपास लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट्स थी, जो आपकी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, इंटरनेट जो प्रोवाइड करती हैं सारी सैटेलाइट्स हो गई, जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, उन सबको लगातार खतरा था। लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपका 1600 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से नीचे का कुछ भी है, 150 160 से लेके 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो भी सैटेलाइट्स हैं उन्हें हम कहते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स। तो ये नेविगेशन में हर जगह यूज़ होती है, तो उन सभी को खतरा था। प्लस जैसे स्पेस एक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट जो है, उन्होंने बोला था भाई हमारी सैटेलाइट्स ख़राब हो रही हैं, रेडिएशन की वजह से इंसानों को खतरा होता है, जो लोग फ्लाइट में चल रहे हैं उनको खतरा है, सैटेलाइट्स हमारी गिर सकती है धरती के ऊपर। ग्रिड कोलैप्स पहले भी एक बार हो चुका है USA में, एक बार क्वेबेक फ्रांस में, वहाँ पे हो चुका है। सोलर स्टॉर्म के चक्कर में पावर आउटेजेस आ सकती हैं, और इससे पहले कई जगह तो केबल्स में करंट दौड़ गया था चार्ज पार्टिकल की वजह से। तो ये सब होता रहता है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का ये प्रभाव हो सकता है, इसलिए सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ टर्म्स जैसे कोरोनल मास इजेक्शन क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, प्लाज्मा बहुत सारा निकलता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ सन की सरफेस से, उसे CME कहते हैं। सन स्पॉट वो इलाके सन के सरफेस पे जो डार्क होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो बाकी सतह के मुकाबले थोड़े ठंडे होते हैं, और यही जब बड़े हो जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं प्लाज्मा के साथ, तब CMA बन के धरती पे गिरते हैं, धरती की तरफ आते हैं। सोलर साइकिल वो साइकिल है जिसके तहत इनका मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप कर जाता है। मैंने बोला ना, पहले इधर नॉर्थ है इधर साउथ है,
तो 11 साल बाद यहाँ पे साउथ, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। इसे कहते हैं सोलर साइकिल। तो अभी जो साइकिल का अंत आने वाला था, इसलिए सनस्पॉट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे थे और इसी की वजह से स्टक किया अभी अर्थ को। ठीक है, ये भी हम समझ गए। अब सोलर साइकिल को ट्रैक किया जाता है कितने सनस्पॉट हैं इसको गिनते हुए। जब शुरुआती समय होता है तो बहुत कम सनस्पॉट होते हैं। जब वो समय आने लगता है 11वां साल, जब वो फ्लिप होगा तो बहुत ज़्यादा सनस्पॉट वहाँ में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह हम इसको गिनते हैं। अब इसके बाद आई होप आपको समझ आ गया होगा आपको पूरा सन का जो ये पुश था, इसकी वजह से जो बदलाव आए समझ गए होंगे आप। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ रीजनल रजिस्टर। क्या है भाई मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर? यूनेस्को क्या करता है कि यूनेस्को दुनिया की जो कई ऐसी चीज़ें हैं, मेमोरीज हैं, लोक कथाएं हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनकी एक लिस्ट बनाता है। तो उनकी वर्ल्ड एशिया पैसिफिक की जो रजिस्टर है, उसमें 3 चीज़ें बाहर से जोड़ी गई। एक रामचरितमानस, दूसरा पंचतंत्र और तीसरा सत्यलोक लोकना। इसको पुश किसने किया? तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने सबमिट किया था पहली बार नॉमिनेशन रीजनल रजिस्टर को। 2008 से शुरू हुआ रीजनल रजिस्टर। और इस बार इसको ये बोला गया कि भाई ये इंडिया 3 नॉमिनेशन भेजो, तीनों ही इंडिया के एक्सेप्ट हो गए। पहला था रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, रामायण का ही एक वर्जन है ये। दूसरा पंचतंत्र, फैबल्स, कहानियों की किताब, पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा था ये। नीति और किस तरह जीवन जिया जाए उसके बारे में बात करता है। कई सारी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज हैं इसके अंदर और बहुत खूबसूरत किताब है ये भी। 3rd सेंचुरी BC में लिखी गई थी। और तीसरा शरदलोक लोकना, ये एक संस्कृत ट्रिटीज है जो लिखा था आचार्य आनंदवर्धन ने। अब ये होने का मतलब ये कि भारत की जो 3 ये लिटरेरी हेरिटेज हैं, इनको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला, कल्चरल एक लेगेसी की तरह देखा गया और इनके प्रिजर्वेशन में भी एक बड़ा रोल लिखेगा। ये दिखाएगा कि ये जो किताबें हैं, ये जो कहानियाँ हैं, ये एक ग्लोबल हेरिटेज का पार्ट है, एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी की ग्लोबल हेरिटेज का पार्ट है। इसके अलावा 20 आइटम्स को सब्सक्राइब किया गया। फूना फाटी जो ऑस्ट्रेलिया का है, सुल्तानाज ड्रीम जो रुकैया हसन ने लिखा था, बांग्लादेश से है। आर्काइव्स जो चेंगडू ट्रेडिशनल टी हाउसेस के बारे में, गोंजो जेनोलॉजी के बारे में, प्रिंटिंग ब्लॉक एट दागे प्रिंटिंग हाउस, ये चाइना का है। इंडिया से रामचरितमानस, सैयदलोचना और पंचतंत्र। फिर इंडोनेशिया का इंद्रुंग वन, इनका सागर इंस्टीट्यूशन का आर्काइव्स, तंबू तुनावो, अल तरी सलासी निगिरी केदा और पगेंद्र ओमार का कॉरेस्पॉन्डेंस मलेशिया से मिला है। फैमिली चार्ट ऑफ खलका मंगोल्स जो जंगीज़ खान का है और मंगोलिया का फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प एल्दे वोचरी, इन सब को ये जगह दी गई। इसके अलावा फिलीपीन से डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, इमेजेस ऑफ कॉर्जम ओसिस बाय खुदाई बर्तन देकावो और पास रिलीफ बाय 9th ब्रॉन्ज ऊंड्स इन ह्यू इम्पेरियल पैलेस। मेरा सजेशन ये होगा, सारे के सारे याद करना बहुत मुश्किल है, रिसेंटली लॉन्च किया। अगर ये न्यूज़ में आते हैं दोबारा, मंगोलिया से कोई आया, फिलीपीन से कोई आया, वहाँ पर इसके बारे में बात हुई, तब याद करना आसान रहेगा। इंडिया से 3 को मिला है एशिया पैसिफिक में, ये याद रखिए, ये ज़्यादा रेलेवेंट है आपके लिए। सारे के सारे याद रखना संभव नहीं है। अब क्या है ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक? ये असल में 1998 में बना था और ये रीजनल फोरम है ग्लोबल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की। क्या करता है ये? जो ग्लोबल हेरिटेज है, जो भी इंटरनेशनल आस्पेक्ट है, जो जो ह्यूमैनिटी के लिए रेलेवेंट है, उसको रजिस्टर करता है। और प्रिजर्वेशन की बात हो गई, एक्सेस की बात, यूनिवर्सल एक्सेस की बात कर लें, तो इन सब के ऊपर, चाहे साइंस हो, चाहे जीनोलॉजी हो, लिटरेचर हो, इन 3 इलाकों में ये काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जीनियोलॉजी, लिटरेचर और साइंस, ये साइंस भी वो कैटेगरी है जिसमें इसको ऐड किया जाता है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। साइंस भी इसका एक सब पार्ट है जिसको इसमें जोड़ा जाता है। तो ये था मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक के बारे में। यूनेस्को ने लॉन्च किया था 1992 से ग्लोबल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड को। ठीक है, तो 2008 में मैंने आपसे पूछा क्या स्टार्ट हुआ था, फिर वो रजिस्टर जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, तो वो मैंने इसलिए आपको जिक्र किया था। ठीक है, तो हमें पता लग गया ग्लोबल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड क्या है, क्या करेगी। प्रिजर्वेशन, यूनिवर्सल एक्सेस, पब्लिक अवेयरनेस की बात करते हैं। इंडिया से 3 चीज़ों को जोड़ा गया है, पंचतंत्र और 2 बताइए कौन कौन से हैं मुझे। तो ये रेलेवेंट चीज़ें हमने यहाँ से जानी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपको कितना याद है, कितना याद नहीं है। सेमल ट्री इज ए डेसिडुअस ट्री। पेंच टाइगर रिजर्व स्पेंस अक्रॉस 2 स्टेट्स, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। रामचरितमानस was written in 16th century in Awadhi dialect by Goswami Tulsidas.
लेपर्ड कैट इज़ वल्नरेबल। यूनेस्को ग्लोबल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2003। मुझे बताइए इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो जिसको पता है पहला सही है, दूसरा गलत है। सही, गलत और गलत। आई होप आपने सारे सही किए होंगे। आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आप इस चैनल पे जाके सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पीडीएफ, कंटेंट और ऐसा बहुत सारा और मटेरियल। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only Eyes एंड हैव अ नाइस डे।